फ्रेंड्स, मैं अंकित सर अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने बीए फर्स्ट ईयर भूगोल का 2 वीडियो आप सभी के साथ अपलोड कर दिया था दोस्तों, जिसमें मैंने सेकेंड लेसन का फर्स्ट वीडियो यानी कि जो सेकेंड लेसन में पढ़ा दोस्तों, उसका मैंने फर्स्ट वीडियो आप सभी के साथ प्रोवाइड कर दिया है। जिसमें दोस्तों मैं सेकंड वीडियो पर अपनी बात करूंगा, जिसमें दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो में 40 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था। मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें मैं 41 नंबर क्वेश्चन से आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो जिसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है। क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन इसमें कि अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 360, सेकंड ऑप्शन है 420, थर्ड ऑप्शन है 180 एंड फोर्थ ऑप्शन है 380। तो दोस्तों अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180, यानी कि हमारी जो मानव भूगोल भौतिक भूगोल का जो दोस्तों वो बना है डायग्राम, जिसमें यानी कि पृथ्वी का हम पूरा सचित्र वर्णन करते हैं। तो दोस्तों इसमें अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 480, सेकंड ऑप्शन है 180, थर्ड ऑप्शन है 420 एंड फोर्थ ऑप्शन है 360। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 360, यानी कि अक्षांश रेखाओं का दुगना ही देशांतर रेखाओं की संख्या होती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कास्तेदा बफन किस देश के निवासी थे। तो दोस्तों कास्तेदा बफन किस देश के निवासी थे, जिसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है अमेरिका के, सेकंड ऑप्शन है इंग्लैंड के, थर्ड ऑप्शन है रूस के एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस के। तो दोस्तों कास्तेदा बफन जी जो थे वो फ्रांस देश के निवासी थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लाप्लास की रचना है। जिसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ द यूनिवर्स, सेकंड ऑप्शन है होमर, थर्ड ऑप्शन है एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड सिस्टम एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्रोकन विंग्स। तो दोस्तों लाप्लास जी की एक रचना है एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम, जिन्होंने अपने इस बुक में या एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड सिस्टम में इन्होंने लाप्लास की निहारिका परिकल्पना का वर्णन किया है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्व प्रमुख तर्कपूर्ण वैज्ञानिक संकल्पना देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है कास्तेदा बफन, सेकंड ऑप्शन है आर्टो स्मिथ, थर्ड ऑप्शन है लाप्लास एंड फोर्थ ऑप्शन है चैम्बरलिन मोल्टन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कास्तेदा बफन, यानी कि कास्तेदा बफन ने ही सर्वप्रथम तर्कपूर्ण वैज्ञानिक संकल्पना देने वाले एक प्रथम वैज्ञानिक थे दोस्तों। जिसमें हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि होयल तथा लिटिलटन की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, सेकंड ऑप्शन है नेचर ऑफ किकर्स, थर्ड ऑप्शन है नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है नेचर ऑफ द किकर्स, क्योंकि नेचर ऑफ द किकर्स ने ही होयल तथा लिटिलटन की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि होयल तथा लिटिलटन ने किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन निहारिका परिकल्पना, सेकंड ऑप्शन है ज्वारीय परिकल्पना, थर्ड ऑप्शन है नवतारक परिकल्पना एंड फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों होयल तथा लिटिलटन ने नवतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज लेमेंटियर जिस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था वह है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बिग बैंग परिकल्पना, सेकंड ऑप्शन है ज्वारीय परिकल्पना, धर्ड ऑप्शन है अंतरतारक धूल परिकल्पना एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, लाप्लास ने किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है अंतरतारक ध्रुव परिकल्पना, सेकंड ऑप्शन है ज्वारीय परिकल्पना, थर्ड ऑप्शन नवतारक परिकल्पना एंड फोर्थ ऑप्शन निहारिका परिकल्पना। तो दोस्तों लाप्लास जी ने निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक थे, यानी कि जो ज्वारीय परिकल्पना दिया गया था उसके प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है जॉर्ज लेमेंटियर, सेकंड ऑप्शन है जेम्स जीन्स, थर्ड ऑप्शन है फेसेनकोव एंड फोर्थ ऑप्शन है राजकम। तो दोस्तों इसके राइट आंसर है जेम्स, यानी कि जेम्स जीन्स ने ही ज्वारीय परिकल्पना दी थी। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 1943 में आर्टो स्मिथ द्वारा प्रतिपादित की गई परिकल्पना का क्या नाम है। यानी कि 1943 में आर्टो स्मिथ द्वारा प्रतिपादित की गई परिकल्पना का क्या नाम है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है अंतरतारक ध्रुव परिकल्पना, सेकंड ऑप्शन है निहारिका परिकल्पना, थर्ड ऑप्शन है वायव्यास परिकल्पना एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अंतरतारक ध्रुव परिकल्पना, यानी कि अंतरतारक ध्रुव परिकल्पना ही आर्टो स्मिथ द्वारा दी गई 1943 में ये परिकल्पना दी गई थी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भूगर्भिक समय सारणी में वर्णित है, यानी कि भूगर्भिक समय सारणी में क्या दोस्तों वर्णित है। तो जिसमें दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है भूगत ताप प्रवणता, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास, थर्ड ऑप्शन है चतुष्फलक परिकल्पना एंड फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी का छतपूर्ण मंडल। तो दोस्तों भूगर्भिक समय सारणी में पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास ही शामिल है।
इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के संबंध में आप प्राकृतिक साधनों के संबंध में आते हैं दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़। सेकंड ऑप्शन है ज्वालामुखी, सूखा, भूकंप। थर्ड ऑप्शन है घनत्व दाब, ज्वालामुखी। एंड फोर्थ ऑप्शन है घनत्व दाब, तापमान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यही फोर्थ ऑप्शन, यानी कि घनत्व दाब, तापमान ही यही पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने वाले प्राकृतिक साधनों के संबंध में यही तीन आते हैं, यानी कि घनत्व दाब, तापमान ही आते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोणीय आवेग के अनुसार दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 2% सूर्य में, 98% ग्रहों में। सेकेंड ऑप्शन है 60% सूर्य में, 40% ग्रहों में। थर्ड ऑप्शन है 68% सूर्य में, 32% ग्रहों में। एंड फोर्थ ऑप्शन है 98% सूर्य में, 2% ग्रहों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही फर्स्ट वाला हो जाएगा कि 2% सूर्य में और 98%, यानी कि 2% जो हाइड्रोजन या हीलियम होता है दोस्तों वो सूर्य में होता है और 98% हमारे इन्वायरमेंट में होता है, कोणीय आवेग के अनुसार दोस्तों। जिसमें इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निफे ठीक नीचे स्थित है। जो निफे होता है दोस्तों ये किसके नीचे स्थित होता है? तो दोस्तों ये सियाल, यानी कि सियाल, सीमा, निफे, यही तीन परत पाए जाते। तो दोस्तों सियाल, सीमा, निफे, यानी कि सियाल, सीमा, निफे, यानी SSN दोस्तों। तो यही इसका फार्मूला SSN, यानी कि जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है क्रस्ट के, सेकंड ऑप्शन है सीमा के, थर्ड ऑप्शन है सियाल के, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सीमा के नीचे होता है, क्योंकि जो यानी कि सियाल, सीमा, निफी, यानी किसके दोस्तों निफी नीचे है सियाल की, यानी कि सीमा के ही ये ठीक नीचे निफे है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग किस अवस्था में होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ भी रहा है, ये काफ़ी बार आया भी, मैंने इसे देखा है कि ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है तरल व गैसीय अवस्था में, सेकंड ऑप्शन है ठोस अवस्था में, थर्ड ऑप्शन है ठोस व तरल अवस्था में, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्लाज्मा अवस्था में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ठोस अवस्था में, क्योंकि ये जो पृथ्वी का अंतरतम भाग होता है दोस्तों वो ठोस अवस्था में होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की संरचना को कितने भागों में विभक्त किया? तो दोस्तों एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर जो पृथ्वी की संरचना उसे 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें हमारा ऑप्शन है 3, 4, 6, 7। तो दोस्तों इसमें एडवर्ड स्वेस जी ने 3 भागों में इसे विभाजित किया था दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निचली क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के बीच की परत को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सियाल, सेकंड ऑप्शन है सीमा, थर्ड ऑप्शन है निफे, एंड फोर्थ ऑप्शन है मोह असंबद्धता। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया है दोस्तों हमारे एग्जाम्स में। तो कह सकते हैं कि निचली क्रस्ट व ऊपरी मेंटल के बीच की परत को मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी वेव, यानी कि जो सेकेंडरी वेव होता है दोस्तों क्या होता है? एस लहर। अब ये भी आप क्वेश्चन जान गए, ऐसे भी आ सकता है कि जो एस लहर होता है वो कैसी वेव होता है? तो दोस्तों ये सेकेंडरी वेव होता है। इसकी क्या विशेषता? तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है धरातल पर सर्वाधिक दूरी तय करता है, ये एकदम गलत है। सेकंड ऑप्शन है सर्वाधिक खतरनाक होता है, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि तरल भाग में लुप्त हो जाती है, यही राइट आंसर है दोस्तों। और इसके बाद है उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों यही सी वाला ऑप्शन है इसका राइट। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की निफे परत बनी होती है। निफे यानी कि दोस्तों क्या है कि पृथ्वी की जो निफे परत बनी होती है ये किसके? तो इसका दोस्तों एक सूत्र है, यानी कि हमने बताया है सियाल, उसके बाद में फिर सीमा एंड निफे, यानी कि आप सभी से भली भांति देख ही रहे हैं कि सियाल यानी कि सीआल यानी कि जो हमारी ऊपरी परत होती है दोस्तों उसमें सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम ये दोनों भरपूर मात्रा में होते हैं दोस्तों, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम यानी कि सियाल। एंड सेकंड ऑप्शन है सीमा यानी कि सी एंड मा यानी कि मैग्नीशियम, यानी कि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम सेकंड परत में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और दोस्तों जो निफे होता है यानी कि नीफे यानी कि निकिल एंड फेरम, जिसे हम कह सकते हैं निकिल, यानी कि निकिल से निकिल ही होता है दोस्तों, फेरस में यानी कि लोहा, यानी ये दो परत हमारे निफे जो परत होती है इसमें ये दोनों तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है कि निकिल और लोहा, निकिल और लोहा से ही ये परत मिलकर बनी है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है
पृथ्वी के अंतर प्रति 32 मीटर की खुदाई पर कितना तापमान बढ़ता है, यानी कि 32 मीटर की खुदाई करेंगे तो कितना तापमान दोस्तों बढ़ेगा। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन है 2 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 3 डिग्री सेल्सियस एंड फोर्थ ऑप्शन है 5 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस ही 32 मीटर की खुदाई करने पर तापमान बढ़ता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि धरातलीय लहर, यानी कि जिसे अब जो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी वेव, उसमें दोस्तों यस वेव था, लेकिन जो धरातलीय लहर होता है यानी कि जो धरातल से कनेक्ट होकर चलता है वो एल लहर है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है दोस्तों, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है तरल में लुप्त हो जाता है, जो होता नहीं ये एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव होता है दोस्तों, या प्रभावहीन है। इसके बाद में फिर थर्ड ऑप्शन यह सबसे कम दूरी तय करती है एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्वाधिक प्रभावी तथा सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करती है। तो हाँ दोस्तों जो भूकंप होता है वो धरातलीय तरंग के कारण आता है और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी में भूकंप आ जाता है, इसी दोस्तों एल लहर के कारण। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन प्लानेट के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, यानी कि ग्रीन यानी कि हरा, हरे ग्रह यानी हरे ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना। तो दोस्तों पृथ्वी ही हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर तमाम प्रकार के पेड़ पौधे लगते हैं, जिससे पृथ्वी काफ़ी हरी महसूस होती है या हरी दिखने लगती है। क्या महसूस, इसे फीलिंग में क्या है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा दिखता है। जैसे इसी का कार्य से ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है, जिसमें इसमें पर्यावरण ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रखता है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी में ही पर्यावरण का महत्व है और इन ग्रहों पर पर्यावरण अभी तक तो हो नहीं पाया दोस्तों, आप बड़ी बात जानती ही हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो निम्न से किसमें सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है क्रस्ट, सेकंड ऑप्शन है सियाल एंड थर्ड ऑप्शन है सीमा एंड फोर्थ ऑप्शन है निफे। तो दोस्तों जो क्रस्ट होता है इसी में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, यानी पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों पृथ्वी में किसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है तांबा एंड फोर्थ ऑप्शन है लोहा। तो दोस्तों हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट्स में जो होता है वो पाया जाता है, और जो पृथ्वी में भी पाया जाता है लेकिन ये बहुत कम मात्रा में, क्योंकि हाइड्रोजन का होता तो उसमें सही से मिट्टियों का जमान होता, हमेशा नमी बनी रहती है। उसके बाद में अगर नाइट्रोजन होगा दोस्तों तो लोग इसे अपने खेतों में नाइट्रोजन का लगातार उसे मतलब बीज रोपण के साथ बोते हैं। तो दोस्तों अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होता तो नाइट्रोजन को बोते नहीं। उसके बाद अगर तांबा होता दोस्तों तो तांबा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऊपरी परत में पाए हैं। तो इसी के साथ दोस्तों ये लास्ट आ जाता है कि लोहा ही हो सकता है। तो फिर दोस्तों हम लोग बचपन में एक खेल खेलते हैं कि चुंबक को किसी भी रस्सी के साथ बांधकर लगातार चले होंगे या कहीं भी आएगा तो उसमें तमाम प्रकार के लोहे के कण जो होते हैं वो लग जाते हैं दोस्तों। इसी कैसे कहते हैं कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में जो लोहा होता है पाया जाता है। ये तो हमने एग्जाम्पल वैसे छोटा सा बता दिया, कोई इस पर लागू नहीं होता, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल वैसे दे दिया था। इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस विद्वान ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था। तो दोस्तों जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है एडवर्ड लुइस, सेकंड ऑप्शन है एडवर्ड स्वेस, थर्ड ऑप्शन है इमैनुअल कांट एंड फोर्थ ऑप्शन है एडवर्ड मार्टिन। तो दोस्तों एडवर्ड स्वेस जी ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।